हम लोग देखते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, है ना। हमने देखा था दो चीजें, स्पेसिफिक हीट देख लिया था, हीट कैपेसिटी देख लिया था, ठीक है। स्पेसिफिक हीट अगर देखें तो हमने इसे सी से बोला था, स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी, है ना, और इसका यूनिट था किलो जूल पर केजी केल्विन, या इसको हम लोग दूसरे टर्म में क्या लिखा था कि किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक टर्म आपको मैंने और बताया था हीट कैपेसिटी, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक का मीनिंग ही है कि यहां पर केजी लिख रहे हैं, है ना, पर केजी, तो स्पेसिफिक हीट है। एक हमने बोला था हीट कैपेसिटी MC, है ना, कभी कभी इसको MCP भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं MC, ठीक है। तो दिस इज m.c। अब इसका यूनिट क्या होगा, मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, मास से मल्टीप्लाई हो गया है, तो अब की बार इसका यूनिट क्या होने वाला है, किलो जूल पर केल्विन, या किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये देखिए इसका मीनिंग क्या है, ये है हमारा क्या, हीट कैपेसिटी, ये है हमारा क्या, हीट कैपेसिटी, समझ रहे। अब देखिए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो है, यहां पे देखिए क्या लिखा, इट इज ए हाइपोथेटिकल बॉडी, है ना, जिसका थर्मल एनर्जी कैपेसिटी, थर्मल एनर्जी कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ, हीट कैपेसिटी। थर्मल एनर्जी कैपेसिटी बोल दीजिए या हीट कैपेसिटी बोल दीजिए, दोनों का मीनिंग क्या है, एक। तो थर्मल एनर्जी कैपेसिटी, इसका मीनिंग भी यहां पे लिखा हुआ है कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट। देखिए कहीं ना कहीं यही तो लिखा हुआ है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट m.c, जिसे मैं हीट कैपेसिटी बोल रहा हूं, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल बॉडी जिसका थर्मल एनर्जी कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी यानी कि m.cp या C बोला जाए, क्यों, क्योंकि अब ये डिपेंड करेगा, जैसे Cp बोलोगे Cv बोलोगे तो गैस के लिए होगा, C बोलने के लिए का मीनिंग क्या है कि इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस है, मतलब वो सॉलिड है या तो लिक्विड है। तो हमने क्या देखा था, उसका स्पेसिफिक हीट प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस नाते मैंने सिंपली लिख दिया है जनरल स्टेटमेंट कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट, जिसका ज्यादा होगा, देखिए रिलेटिवली लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी या रिलेटिवली लार्ज हीट कैपेसिटी, समझ पा रहे हैं। तो m.c की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा Q बराबर MC डेल्टा T, ये पढ़ा था हमने। अब यहां से देखिए डेल्टा T की वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा T बराबर क्या होगा, दिस इज डेल्टा T बराबर डेल्टा Q बाई m.c, यही होने वाला है ना। अगर m.c की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर m.c की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए यहां पर हम इसको यहां पे टर्म लिख लेते हैं, डेल्टा T, दिस इज डेल्टा T, डेल्टा T की वैल्यू यहां से क्या आया है, देखिए डेल्टा Q बटे m.c, यही तो है। अगर अंश में यानी कि डिन्यूमरेटर में जो यहां m.c है, जिसे मैं हीट कैपेसिटी बोल रहा हूं, अगर ये बहुत बड़ा हो, लार्ज हो, तो ये वैल्यू लार्ज होने से किसी भी नंबर में अगर बहुत बड़े नंबर से डिवीजन करोगे तो उसमें चेंजेस क्या होंगे, समझ पा रहे हैं, ये वैल्यू लगभग 0 के करीब हो जाएगी। डेल्टा T की वैल्यू क्या चेंज होएगा, मतलब m.c की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, m. यानी हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या होगा, 0 की तरफ चेंज करेगा। देखिए m.c की वैल्यू अगर इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज वैल्यू होगा, तो डेल्टा T की वैल्यू कहां जाएगा, 0 की तरफ चेंज करेगा।
ठीक है, क्योंकि हर में हम बहुत बड़े नंबर से डिवीजन कर रहे हैं तो ये वैल्यूज बहुत छोटी होती जाएगी, इट विल टेंड टू 0, है ना। यानी कि मीनिंग क्या हुआ, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है क्या, ये एक ऐसा बॉडी है जिसका हीट कैपेसिटी m.c वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। तो अब बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जैसे इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तो डेल्टा टी की वैल्यू कहां आएगा, 1/इनफाइनाइट, या कोई फाइनाइट नंबर डेल्टा क्यू सपोज करो 100, तो 100/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो रहा है, 0। यानी कि अगर हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा किसी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो आगे का स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, और ये तभी पॉसिबल है, एक कब पॉसिबल है कि जब उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो, ठीक है, तभी पॉसिबल है जब हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत लार्ज हो, यानी कि इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही। और हमने ये देखा था अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, इनफाइनाइट। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट हमने कितना देखा था गैसेस का, वहां पर इनफाइनाइट। तो C की वैल्यू इनफाइनाइट होने का मीनिंग क्या हुआ कि स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होने का हो गया, या हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गया, तो इस नाते उसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ऐसी बॉडी जिनका थर्मल एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा उनमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, भले ही वो एनर्जी रिजेक्ट करें। एक्चुअली में होता क्या है, अगर हीट सप्लाई करोगे किसी भी बॉडी में तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, है ना। अगर हीट सप्लाई करोगे किसी भी बॉडी में उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, हीट रिजेक्ट कर रहे हो किसी भी बॉडी से तो उसका टेम्परेचर घटना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे अगर हीट सप्लाई भी करोगे तो भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और हीट रिजेक्ट करोगे तो भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और वो क्यों चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो m.c की वैल्यू है यानी कि थर्मल एनर्जी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो इस नाते उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेज नहीं आएंगे। क्लियर है, मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर होगा। तो हाइपोथेटिकल बॉडी जिसका रिलेटिव थर्मल एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा वो या तो सप्लाई कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। क्या, फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट, इनफाइनाइट नहीं, मैं फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहा हूं। तो ये सप्लाई भी कर सकता है, तो सप्लाई करेगा तो सोर्स की तरह काम करेगा, और ये एब्जॉर्ब करेगा तो सिंक की तरह काम करेगा। यानी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर या तो सोर्स हो सकता है या तो सिंक हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सप्लाई फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट, फाइनाइट जरूरी है, इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर चेंज के। और ऐसी बॉडीज हमारी क्या होंगी, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होंगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता है क्या सर ये रियली एग्जिस्ट करता है, क्या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता हुआ, यहां पे तो हमने लिख दिया ये हाइपोथेटिकल बॉडी, क्या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां ये रियली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे रिवर है, ठीक है, रिवर हो गया, ओशन हो गया, ठीक है, या लेक हो गया, ये आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशन हो गया। अब क्या इनका स्पेसिफिक हीट है ज्यादा है, नहीं भाई, है तो वाटर H2O। अगर मैं इनको वाटर मान रहा हूं कि रिवर लेक ओशन में है क्या, वाटर है, H2O है। आपको पता होगा स्पेसिफिक हीट जो है वाटर का मैंने कितना बताया था, 4.187 है ना, 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये तो वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हुआ। तो आप तो बोलोगे कि सर C की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, तो m.c की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? भाई इनफाइनाइट का मतलब बहुत लार्ज कैसे हो सकता है ना, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कैसे करेगा? मैंने आपको थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में
स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो ये कोई जरूरी नहीं है। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे यहां पर स्पेसिफिक हीट क्या इनफाइनाइट है? नहीं, फाइनाइट है, कुछ नंबर है, जैसे 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन, यही है ना। लेकिन रिवर में, लेक में, ओशन में, इन तीनों में कितना मास है वाटर का? मास वाटर का बताइए, मास कितना है वाटर का? अरे यार मास तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा ना भाई, 2-4 केजी तो है नहीं, बहुत बड़ी बॉडी है, लार्ज बॉडीज है, तो इनमें मास कितना होगा? इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। अब मुझे बताइए हीट कैपेसिटी कितना होगा? हीट कैपेसिटी कितना होगा? हीट कैपेसिटी बताइए। तो कहोगे कि सर m.c हीट कैपेसिटी होता है, m की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट, ठीक है, और c की वैल्यू फाइनाइट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर ये इनफाइनाइट होगा तो अब बताइए मुझे टेम्परेचर चेंज कितना होगा? टेम्परेचर चेंज कितना होगा? डेल्टा टी बराबर क्या होता है? डेल्टा क्यू, यानी कि हीट बटे हीट कैपेसिटी। और m डॉट सी तो इनफाइनाइट है ना भाई, तो m डॉट सी जब इनफाइनाइट है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। मतलब समझ पाए? ये वो रिजर्वायर है जिनमें अगर आप हीट कितना भी रिजेक्ट कर दोगे, कितना भी हीट सप्लाई करोगे, नॉर्मल क्या होगा? किसी भी बॉडी में हीट सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन इनमें आप कितना भी हीट सप्लाई कर दो, कितना भी आप हीट सप्लाई कर दो, लेकिन इनके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनका हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज है, इनफाइनाइट है। और ये क्यों इनफाइनाइट है? स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन मास उसका इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा वाटर है, इस नाते इसका स्पेसिफिक हीट फाइनाइट होने के बावजूद हीट कैपेसिटी बहुत है, इनफाइनाइट है, तो इस नाते इनके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? इसी नाते देखते हैं कि रिवर, लेक, ओशन, इनमें आप कितना भी चीज डंप कर दीजिए, कितना भी एनर्जी डंप कर दीजिए, आप में टेम्परेचर चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, देयर विल नॉट बी एप्रिसिएबल चेंज। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, कुछ टेम्परेचर चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एप्रिसिएबल चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपको दिख रहा है उतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, जैसे 20 से 20.4 हो गया, 20.2 हो गया, तो वो माइन्यूट चेंजेस नेग्लिजिबल है, और यहां तो उतना भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो दिस इज थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, सो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हमारा हमने देखा था, या तो ये हीट सप्लाई करेगा या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट सप्लाई करेगा तो उसी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हम लोग क्या बोल देंगे? सोर्स। इसी को क्या बोला जाएगा? सोर्स। तो डेफिनेशन इसका सिंपल सा हो गया, ये भी है तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो क्या लिखोगे? ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई कर सके, ढेर सारे हीट को सप्लाई कर सके, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नहीं, हीट कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते आप, है ना, इट कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन वो हीट सप्लाई करने से एक्चुअली में उसके टेम्परेचर को ड्रॉप होना चाहिए था, लेकिन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिए, व्हाट इज सोर्स? सोर्स वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जो ज्यादा से ज्यादा हीट को सप्लाई करेगा, लेकिन फिर भी उसमें टेम्परेचर चेंजेस नेग्लिजिबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। देखिए, अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर व्हिच कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी बिना किसी टेम्परेचर चेंज के, बिना किसी टेम्परेचर चेंज के। समझ पा रहे हैं? बिना किसी टेम्परेचर चेंज के। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव फर्नेस, फर्नेस से अगर हम कुछ थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी कोई टेम्परेचर चेंजेज नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो वहां से भी कोई टेम्परेचर चेंजेज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए सिंक होगा तो क्या होगा? सिंक वो चीज होगा जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। सोर्स वो था जिसने हीट को सप्लाई किया, जहां से हम हीट को लेंगे, और सिंक वो होगा जहां जो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो डेफिनेशन वही होगा, सेम डेफिनेशन, आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि सर सिंक भी एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, वेरी गुड। तो क्या कहोगे?
इट इज ऑल्सो ए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, जो यहां पे तो सप्लाई कर रहा था, तो यहां ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर व्हिच कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। अब अगर एग्जाम्पल में बोलूं कि आप एग्जाम्पल मुझे बताइए कि जो हीट तो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एग्जाम्पल मुझे बताओ। ये सारे एग्जाम्पल तो रखे पड़े थे। अभी हमने पीछे वाला देखा था, क्या देखा था, यहां पे देखिए, रिवर, ओशन, लेक। ये तो वही थे जिनमें टेम्परेचर कितना भी आपने हीट ऐड किया लेकिन उनके टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं रिवर, लेक, ओशन या एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेयर में कितना आप हीट रिजेक्ट कर देते हो, है ना। आपके साइलेंसर के थ्रू एग्जॉस्ट निकलता है गैस का, आपकी बाइक के थ्रू, उससे टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। कहीं फायर हो जाता है, बिल्डिंग फायर हो जाती है या कुछ भी हो जाए, लेकिन अप्रिसिएबल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंक कौन कौन से हैं, तो सिंक हमारे कौन कौन से होंगे, इनके एग्जांपल्स देख लीजिए। सिंक क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, रिवर तो है ही, बोलिए, रिवर तो है ही, लेक है ही, इनमें हमने देखा, यूनिवर्स है ही, ऑब्वियस सी बात है, पूरे यूनिवर्स, और एटमॉस्फेरिक एयर। ये सारे के सारे कैसे बिहेव करेंगे, एक सिंक की तरह बिहेव करेंगे। सारे के सारे हमारे क्या हैं, सिंक है। ठीक है, तो सोर्स क्या था, ये देखिए, ये हमारा थर्मल एनर्जी सोर्स है या थर्मल एनर्जी रिजर्वायर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो हीट को सप्लाई करेगा। तो चूंकि ये हीट को सप्लाई कर रहा है तो इस नाते इसको क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। और ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस नाते इसे क्या बोला जाएगा, सिंक बोला जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसे सिंक बोला जाएगा, ये हीट को सप्लाई कर रहा है तो इसे सोर्स बोला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर ही कर दिया है। जैसे देखो, यहां से स्टैक से देखो एग्जॉस्ट निकल रहा है ना, ये देखिए, ये हमारा फ्लू गैसेज निकल रहा है। ये कैसे है, फ्लू गैस, फ्लू गैस एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये जो एग्जॉस्ट निकल रहा है इसमें कुछ एनर्जी होगा कि नहीं, और वो एनर्जी कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। लेकिन क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा टी, इट इज 0। समझ पा रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है कि सिंक की तरफ। अरे भाई, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस नाते एटमॉस्फेयर एक सिंक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहां पे प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये एक्चुअली मैंने लिया है रैंकाइन साइकिल से। रैंकाइन साइकिल आपने पढ़ा होगा थर्मल पावर प्लांट में। तो ये है आपका कंडेंसर। कंडेंसर का काम है हीट को रिजेक्ट करना। भाई, अगर कोई हॉट फ्लूइड आ रहा है, वो हीट तभी करेगा जब रिजेक्ट, जब उसमें कोल्ड फ्लूइड सर्कुलेट करोगे। तो हमने लिया एक रिवर, यहां पर क्या है, रिवर, ये वाला जो है, ये वाला ब्लैक ब्लैक डॉट ऐसे दिखाया है हमने, ये है रिवर, ये हमारा क्या है, रिवर। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक पंप लगाया। ये वाला क्या है, इसे देखिए सर्कुलेशन पंप लगा हुआ है, क्योंकि ये क्या करेगा, पानी को सर्कुलेट करेगा। और यहां पर फिल्टर लगा हुआ है कि अगर कोई भी पार्टिकल इसके साथ, वाटर के साथ आता है तो हम उसको फिल्टर कर लें। अब यहां पर देखिए, ये कोल्ड वाटर जाएगा, ये कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है। अब जाएगा और इधर से स्टीम आ रहा है, गर्म स्टीम आ रहा है, तो ये जाएगा, इन दोनों के कांटेक्ट में आएंगे, है ना। एक्चुअली में आपस में मिक्स नहीं होंगे। ये है क्या, कंडेंसर है क्या, कंडेंसर है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का मतलब समझ पा रहे हो, हीट को एक्सचेंज करने वाला। तो इसमें हीट ज्यादा है, ये हीट ज्यादा है तो अपनी एनर्जी इस पानी को देगा, ठंडे वाले पानी को। तो ये वाला पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट वाटर। यहां पे क्या हो जाएगा, हॉट वाटर। यहां क्या था, कोल्ड वाटर। जब ये पानी आ रहा था तो कैसा था, ठंडा था, फिर इससे कांटेक्ट में आया तो ये हॉट वाटर बन गया। अब ये जाएगा
रिवर में। तो अब इसने हीट को यहां पे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्या रिवर के टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस आएंगे? ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस नाते ये एक सिंक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर भी एक सिंक की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास प्लेंटी नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं सोर्स और सिंक के। ठीक है।